नमस्कार। थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई। थैलस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हम फंजाई के अंदर किस तरह का थैलस पाया जाता है, उसका संगठन किस तरह का होता है, इसका अध्ययन करते हैं। कवक सदस्यों का पादप शरीर अत्यंत सरल और सुकायवत या थैलसवत होता है। यह सरल और कायिक संरचना होती है। इनमें प्रायः किसी प्रकार का विभेदन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे हम थैलस कहते हैं। फंजाई में जो सत्य कवक होते हैं, उनमें दो प्रकार के थैलस मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पहला नॉन माइसीलियल या यूनिसेलुलर थैलस, यानी कि कवक जाल रहित एक कोशिकीय थैलस। दूसरे प्रकार का जो थैलस होता है वो तंतुकी और कवक जालीय थैलस होता है। जो नॉन माइसीलियल और यूनिसेलुलर थैलस होते हैं, तो कुछ पादप समूह जैसे कि कुछ पादप समूह के सदस्य जैसे स्लाइम मोल्ड्स में जो थैलस पाया जाता है, वो उनका पादप शरीर नग्न जीवद्रव्यक या प्लाज्मोडियम के रूप में पाया जाता है। परंतु कुछ कवक सदस्य जैसे कि ईस्ट है, ऑल्पीडियम है, सिनकाइट्रियम है इत्यादि के अंदर थैलस एक कोशीय और भित्ति युक्त होता है। इनकी आकृति अंडाकार या गोलाकार या अनियमित भी हो सकती है। ईस्ट के पादप शरीर या कोशिका में कायिक जनन के अंतर्गत बडिंग के द्वारा अनेक अतिवृद्धियाँ उत्पन्न होती हैं। इन जब बडिंग की क्रिया तीव्र होती है, तीव्र गति से होती है, उस वजह से ईस्ट कोशिकाओं की एक श्रृंखला बन जाती है। तो इस प्रकार की संरचना को हम स्यूडोमाइसीलियम कहते हैं, क्योंकि ये हमको माइसीलियम की तरह, ये जो श्रृंखला बनती है वो माइसीलियम की तरह दिखाई देती है, इसलिए हम इसे स्यूडोमाइसीलियम कहते हैं। एक्चुअली ये माइसीलियम नहीं होता है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर फंजाई होती है। कुछ म्यूकरल्स के सदस्यों में भी हमको, जब उनको शुगर की अधिकता में अधिक सांद्रता पर इनको लेब में उगाया जाता है, तब भी इनके अंदर हमको स्यूडोमाइसीलियम दिखाई देता है। कुछ तंतुहीन नॉन माइसीलियल फंजाई जो होती है, वो धीमी गति से वृद्धि के कारण इनके आधारीय भाग में एक राइजोमाइसीलियम विकसित हो जाता है। मूलाभास की तरह एक तंत्र विकसित हो जाता है, इसलिए इसको हम राइजोमाइसीलियम कहते हैं। दूसरे तरह की जो फंजाई होती है वो फिलामेंटस होती है, और सत्य कवक या यू माइकोटा के प्रभाग में इस तरह की जो फंजाई है, उनके थैलस जो है लंबे पतले धागे नुमा सूत्रवत तंतु रूपी संरचनाओं का बना हुआ होता है, और इन तंतु रूपी संरचनाओं को हम कहते हैं हाइफी। ये हाइफी एक ग्रीक शब्द है जिसकी उत्पत्ति हाइफा से हुई है, जिसका अर्थ होता है जाल। यहाँ पर कवक तंतु आपस में मिलकर एक जाल का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए यह नामकरण किया गया है। ये असंख्य कवक सूत्र समग्र रूप से मिलकर जाल का निर्माण करते हैं, इस कवक जाल को हम कहते हैं माइसीलियम। विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के अंदर ये जो कवक जाल है, ये पटरहित या पटयुक्त हो सकते हैं। इन पटों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कवक जाल दो प्रकार के हो सकते हैं, एक नॉन सेप्टेड या एसेप्टेड हाइफी और दूसरे सेप्टेड हाइफी। जो नॉन सेप्टेड हाइफी होते हैं वो उनके वे फाइकोमाइसीटीज के मेंबर होते हैं, और इनके कवक सूत्र के अंदर ट्रांसवर्स सेप्टा अनुपस्थित होते हैं। मतलब माइसीलियम में किसी प्रकार का सेप्टा नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से जीवद्रव्य के अंदर असंख्य केंद्रक पाए जाते हैं। इस प्रकार की कवक जाल को हम सिनोसिटिक कंडीशन या संकोशी अवस्था कहते हैं। इस प्रकार के जाल की संरचना हमको ज़ैंथोफाइसी की एल्गी वाउचेरिया के थैलस में भी दिखाई देती है। मतलब इन कवक जाल की संरचना जो है वो फाइकोमाइसीटीज के अंतर्गत आने वाले सदस्यों के अंदर ज़ैंथोमाइसिस की एल्गी जो वाउचेरिया है उसके समान दिखाई देती है थैलस की संरचना, इसलिए इस फाइकोमाइसीटीज की फंजाई को हम एल्गल फंजाई भी कहते हैं। और इनकी जनन संरचना में जो परिवर्धन होता है, उस समय अनुप्रस्थ सेप्टा बन जाते हैं,
और इसी तरह से वाउचेरिया में भी इसी तरह की हमको अनुप्रस्थ जनन संरचनाओं के समय अनुप्रस्थ सेप्टा बनते, उनमें भी इसी तरह से अनुप्रस्थ सेप्टा बनते हैं। तो इस प्रकार दूसरे प्रकार के जो हाइफी होते हैं, यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं कि ये जो ईस्ट है, यहाँ पर ओल्पीडियम है, ये यूनिसेलुलर एल्गी है। ये ईस्ट है जो चित्र ए में हमको दिख रहा है, ये ईस्ट की कोशिकाएं जो एक कोशिकीय है। दूसरा बी चित्र जो है वो ईस्ट की कोशिकाओं के बडिंग के कारण कुछ हमको माइसीलियम के समान संरचना दिखाई दे रही है चित्र बी में, और इसके कारण से ये माइसीलियम की संरचनाएं दिखाई दे रही, लेकिन ये होता एक कोशिकीय फंजाई ही है। और ये जो फाइकोमाइसिटीज़ की एल्गी जो कि सेप्टा रहित होती हैं, जिनके अंदर पट्ट विहीन होती हैं, सिनोसिटिक माइसीलियम दिखाई देते हैं। और ये सेप्टेड माइसीलियम जिनके अंदर बीच बीच में सेप्टा का, अनुप्रस्थ सेप्टा का निर्माण हो जाता है। जो दूसरे प्रकार के हैं सेप्टेड हाइफी, ये चित्र डी में हमको दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार के कवक सूत्र एस्कोमाइसिटीज़ और बैसिडियोमाइसिटीज़ के वर्ग के सदस्यों में पाए जाते हैं, और दो सेल के बीच में एक सेगमेंट हमको दिखाई देता है। तो और प्रत्येक सेगमेंट के अंदर एक या दो से अनेक, एक या दो केंद्रक या अनेक केंद्रक उपस्थित हो सकते हैं। अब ये प्रजातियों के अंदर जो सेप्टा पाए जाते हैं वो भी हमको अलग अलग प्रकार के 4 तरह के सेप्टा दिखाई दे सकते हैं। एक होता है सॉलिड सेप्टा, दूसरा होता है परफोरेटेड सेप्टा, तीसरा होता है बॉर्डर्ड पिट सेप्टा, और चौथा होता है डॉलीपोर सेप्टा। पहले देखते हैं हम सॉलिड सेप्टा। तो इस तरह का जो सेप्टा होता है, ठोस पट जिसको कहते हैं, ये फाइकोमाइसिटीज संवर्ग के सदस्यों की संरचना के आधारीय भाग में इस प्रकार के सेप्टा पाए जाते हैं। इनमें कोशिका विभाजन के बिना निर्मित होने वाली ये सबसे सरल पट संरचना होती है, और जिसमें एक पूर्ण आर पार क्रॉस वॉल हमको दिखाई देती है। आप चित्र में देख सकते हैं, इस तरह से ये पूरा सॉलिड सेप्टा होता है। दूसरा जो सेप्टा है परफोरेटेड सेप्टा। परफोरेटेड सेप्टा इस तरह की जो संरचना है माइसीलियम कवक तंतु के अंदर एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों में दिखाई देती है। दो कोशिकाओं के बीच में विभाजन भित्ति में अनेक पोर्स पाए जाते हैं, छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। ये जो छिद्र पाए जाते हैं ये सरल प्रकार के होते हैं, और इन छिद्रों के द्वारा एक कोशिका से कोशिका द्रव्य केंद्रक और अन्य कोशिका उपांगों का आदान प्रदान एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है, जैसे कि जियोट्राइकम। तीसरा जो है वो बॉर्डर्ड पिट टाइप सेप्टा, परिवेशित गर्तनुमा पट। इस तरह के जो पट हैं वो म्यूकर, राइजोपस इस प्रकार की एल्गी में, इस प्रकार के फंजाई में पाए जाते हैं। कवक तंतु के अंदर जो विभाजन भित्ति होती है उनके अंदर इस तरह के सेप्टा उपस्थित होते हैं। ये विभाजन भित्ति के द्विशाखी किनारों द्वारा ढके रहते हैं, और इनकी आकृति जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं उनकी वाहिनियों में उपस्थित पिट के समान, बॉर्डर पिट के समान दिखाई देते हैं। इस प्रकार के पट में प्लग के रूप में एक विशेष प्रकार का पदार्थ बाइअम्बोनेट पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित रहता है और एक छिद्र को ढके रखता है। चौथे प्रकार के जो सेप्टा होते हैं, ये बॉर्डर्ड पिट सेप्टा हमको चित्र डी में दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से पोर और दोनों तरफ, ऐसे पोर के दोनों तरफ बॉर्डर का निर्माण हो जाता है, इसलिए इनको बॉर्डर्ड पिट सेप्टा कहते हैं। जो चौथे प्रकार के सेप्टा हैं वो डोलीपोर सेप्टा। ये डोलीपोर सेप्टा जो है विशेष आकृति के पट की उपस्थित ये बैसिडियोमाइसिटीज के वर्ग के सदस्यों में पाए जाते हैं, और इन पट के बीच में उपस्थित छिद्र के दोनों तरफ उभार होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। एक ढोलकाकार स्थूलन पाया जाता है। चित्र ई में इस तरह की संरचना हमको दिखाई दे रही है, और इस छिद्र के चारों तरफ एक सघन रूप से
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है और अर्धचंद्राकार टोपीनुमा संरचना पाई जाती है। इस टोपीनुमा संरचना को हम कहते हैं पैरेंथोसोम कहते हैं। इस प्रकार ये 4 तरह के हमको सेप्टा दिखाई देते हैं। अब एक और रूप हमको यहाँ पर फंगस का दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं द्विरूपता। द्विरूपता में क्या होता है कि जब कोई प्रकार की कवक प्रजाति है किसी पादप या जंतु को संक्रमित करती है, तब उनके अंदर प्रमुख लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। कुछ कवक प्रजातियां जैसे जो संक्रमण रोग पैदा कर रही हैं परपोषी पादप में जैसे कि एक कोशिकीय ईस्ट के रूप में पाई जाती है, परंतु जब इनको कृत्रिम पोषण माध्यम में संवर्धित किया जाता है तो ये सुस्पष्ट कवक जाल विकसित करती है। इसके विपरीत बैसिडियोमाइसिटीज के कुछ सदस्य जैसे ऑस्टिलोगो है, ये पौधे में कंड रोग उत्पन्न करता है। एक अन्य रोगकारी कवक जैसे टेफ्राइना है, ये सामान्य स्थिति में परपोषी पादप के शरीर में कवक जाल के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन जब इनको कृत्रिम संवर्धन माध्यम में उगाया जाता है तो ये एक कोशिकीय सुकाय प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी पादप प्रजाति को या प्राणी को संक्रमित करते हैं तब उनकी जो संरचना है वो हमको अलग दिखाई देती है, और जब संवर्धित माध्यम में उसको हम संवर्धित करते हैं तब उसकी संरचना हमको अलग तरह की दिखाई देगी। मतलब एक में माइसीलियम रूप दिखाई देगा तो दूसरे में हमको एक कोशिकीय संरचना दिखाई देगी। तो इस तरह से ये अपनी द्विरूपता मतलब 2 तरह के रूप, एक ही कवक 2 तरह के रूप को प्रदर्शित करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं द्विरूपता। और कुछ कवक प्रजाति जैसे कि म्यूकर रॉक्सी, कैंडिडा एल्बिकेंस, इनमें भी द्विरूपता पाई जाती है। इसके बाद आते हैं हम कवक जाल के अंदर केंद्रकों की संख्या और उनकी स्थिति। तो केंद्रकों की संख्या हम कहते हैं कि कवक जाल के अंदर केंद्रक की संख्या 1 या 2 या उससे अधिक केंद्रक भी मिल सकते हैं। इनकी लाइफ साइकिल की विभिन्न अवस्थाओं में केंद्रक की संख्या और इनका जीनोटाइप विविधता प्रदर्शित करता है, और केंद्रकों की संख्या के आधार पर हम इनको निम्न श्रेणी में बांट लेते हैं, जैसे एक केंद्र की यानी कि कवक सूत्र की कोशिका में अगुणित केंद्रक पाया जाता है और सभी कोशिकाओं का जीनोटाइप एक समान होता है। डाइकैरियोटिक, कुछ सदस्यों में लैंगिक जनन के समय कवक सूत्र आपस में उलझ जाने से शाखाओं का सम्मिलन होने के कारण ये कवक सूत्र की कोशिकाएं डाइकैरियोटिक हो जाती हैं। इस प्रकार पूरे कवक जाल की कोशिकाएं ही द्विकेंद्रीय हो जाती हैं, लेकिन इन कोशिकाओं में उपस्थित केंद्रकों के स्ट्रेन अलग अलग स्ट्रेन से आते हैं, तो इनका जीनोटाइप अलग अलग हो सकता है। द्विगुणित सिनकैरियोटिक, एक इस प्रकार की संरचना कवक सूत्र की कोशिकाओं में द्विगुणित केंद्रक युक्त होती है और ये जीवन चक्र की डिप्लॉइड फेज को प्रदर्शित करती है। होमोकैरियोटिक मल्टीन्यूक्लिएट, यानी कि कवक जाति की प्रजातियों में जैसे एस्परजिलस है, इस प्रकार की कवक में कोशिका में एक समान अर्थात एक ही जीन वाले अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम होमोकैरियोटिक कहते हैं। और इस प्रकार के कवक जाल का विकास एक ही बीजाणु के अंकुरण से होता है। हिटेरोकैरियोटिक मल्टीन्यूक्लिएट यानी विषम केंद्रीय, कुछ विशेष अवस्थाओं में विरल रूप से कवक सूत्र की कोशिकाओं में उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अलग अलग जीन प्रारूप के अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। इस तरह से हमको कई नंबर ऑफ न्यूक्लियस के कारण अलग अलग तरह के हमको कोशिकाओं की संरचना यहाँ पर अलग अलग मतलब एक केंद्र की बहुकेंद्र की संरचनाएं माइसीलियम में दिखाई देगी। धन्यवाद।